पाकिस्तान तरीके इंसाफ का रद्देमल डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके डीजी आईएसपीआर को जो है कोई पुराना स्क्रिप्ट पकड़ा दिया गया था। बहुत सी बातें नहीं की जानी चाहिए थी, गलत बयानी से भी काम लिया गया। डीजी आईएसपीआर साहब हमारे दर्जात बुलंद करते रहते हैं। इस वक्त नून लीग भी मुज़ाकरात कर रही है और एस्टैब्लिशमेंट भी कर रही है। तालिबान को वापस लाना सियासी हुकूमत का नहीं, बाजवा और फैज का कारनामा था। बाजवा और फैज की इंक्वायरी करें। सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी का जायजा लेना फौज का काम नहीं है। कबूतर जो है वो एक खबर लिख रहा है अमेरिका से, बड़ी गहरी खबर जो है वो लिख रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। नाज़रीन 24 घंटे होने जा रहे हैं जब डीजी आईएसपीआर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। पाकिस्तान तरीके इंसाफ को खास तौर पे दोबारा निशाना बनाया गया। उसके बाद अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ का रद्देमल भी, बड़ा सख्त किस्म का रद्देमल भी सामने आया है डीजी आईएसपीआर की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके। और कुछ और भी अहम खबरें हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एक जो हम लोग क्वेश्चंस का सिलसिला लेते हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक बड़ा क्रिटिकल किस्म का सवाल मेरे हवाले से जो है वो पूछा गया है और मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की। मैं आई वांट कि एक अच्छी डिबेट होनी चाहिए और मेरे एक व्यूअर जो है उन्होंने एक बड़ी बारीक चीज जो है वो पिन पॉइंट की मेरी गुफ्तगू के अंदर और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने क्रिटिकली उस चीज को इवैल्यूएट किया। तो मैं ये चीज भी अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि आखिर वो कैसा पॉइंट था जो उन्होंने रेज किया है। आईएसपीआर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की गई और शेख वकास अख्तर साहब की जानिब से उसका जवाब दिया गया, ट्वीट की गई। उन्होंने कहा डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान तरीके इंसाफ का रद्देमल इंसाफ मुकम्मल शफाफियत का मुतकाजी है और रियासत रवायती तर्ज अमल से बालातर होकर इंसाफ के क़याम की पाबंद है। पहले से तयशुदा तासुरात और तसव्वुरात की रोशनी में फैसले सुनाने से इंसाफ कायम हो सकता है, ना इसे बतौर इंसाफ को कबूलियत मुयस्सर आ सकती है। जज़ा और सजा के फैसले आइन के तहत अदालती निज़ाम के ज़िम्मे हैं। दिफाई इदारों की अदालतें लगाने से इंसाफ और रियासत के दस्तूरी निज़ाम पर निहायत मोहलक असरात मुरतब होते हैं। यही वजह है कि फौजी अदालतों के नहीं, आज़ाद आईनी अदालतों के फैसले ही दुनिया में कबूलियत का दर्जा पाते हैं। मुल्क में इंतशार और कशमकश की बुनियादी वजह रियासत के तर्ज फिक्र और अमल और बयान और इजहार में संगीन नौयत का बिगाड़ है। नहायत नाकस, गैर हकीकी और नफरत आमेज बुनियादों पर खड़ा रियासती बयानिया अवाम और रियासती इदारों के मद्दे मुकाबिल लाने और तसादुम की कैफियत को हवा देने की बड़ी वजह बन रहा है। हुकूमत और रियासती फैसला साजों की नाकिस पॉलिसियों पर तनकीद और अवाम की जानिब से अपनी आरा के इजहार को इंतशार या रियासत मुखालिफत की ऐनक से देखने की रविश पाकिस्तान के लिए तबाहकुन साबित हो रही है। पुरअमन एहतजाज पर सियासी जमात का हक है, तो हमें इससे क्यों महरूम रखा जा रहा है? हमारे रास्ते क्यों बंद किए जाते हैं? आर्टिकल 245 क्यों लगाया जाता है? रास्ते ब्लॉक और पुरअमन और निहत्ते कारकुनान को गिरफ्तार करके शरपसंद बना दिया जाता है। करोड़ों पाकिस्तानी अपने शऊर और मालूमात की रोशनी में मीडिया और सोशल मीडिया पर एक जदीद और खुदकार निजाम के तहत कौमी मुबाहस में हिस्सा लेते हैं। तनकीदी आरा को हमले और दुश्मनी का जामा पहनाकर रियासत का अपने अवाम पर अंधी रियासती ताकत से चढ़ दौड़ना तसादुम को हवा देता और मुल्क में लाकानूनियत के कल्चर को पुख्ता करता है। हर पाकिस्तानी शहरी मुहिब वतन और अपने ज़मीर और अकल की रोशनी में किसी सियासी जमात के साथ वाबस्तगी या का अपना आईनी हक इस्तेमाल करता है। मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमात और उसकी ज़ेरे ताब क़यादत के खिलाफ इंतकामी रविश तर्क करके आईन और कानून को बालादस्त तस्लीम कर लिया जाए तो हालात तेजी से बेहतरी की जानिब गामजन होंगे। बड़ी और लंबी डिटेल है और बड़ी गाढ़ी उर्दू है। मैं मेरा ख्याल में शेख वकास अख्तर साहब इतनी गाढ़ी उर्दू लिख नहीं सकते। वैसे मतलब बड़े मुहज़्ज़ब इंसान है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन बड़ी गाढ़ी उर्दू जो है वो खैर इस ट्वीट के अंदर लिखी गई है। अच्छा जी, उमर अयूब साहब जो सेक्रेटरी जनरल थे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, अब ऑपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर जो है वो अंग्रेजी में अपना रद्देमल दिया है। उन्होंने कहा डीजी आईएसपीआर शुड नो दैट इट वाज जनरल बाजवा हु एडवोकेटेड पीस टॉक्स विद टीटीपी इन रिस्पांस टू अ क्वेश्चन अबाउट पीस नेगोशिएशंस विद द टीटीपी इन द नेशनल सिक्योरिटी कमिटीज मीटिंग इन 2021. General Bajwa told the participants that all conflicts end with negotiations. The meeting was attended by all the top leadership and parliamentarians of PPP, PMLN, PTI and other parties in parliament. वो आपको याद होगा मैंने पिछले वीलॉग के अंदर एक्चुअली ये पॉइंट रेज किया था कि टीटीपी से मुज़ाकरात के हवाले से या उन्हें सेफ पैसेज देने के हवाले से इमरान खान साहब के ऊपर जो है तनकीद की गई कि जनाब 2021 में किसने ये सब कुछ किया था। तो मैंने उस वक्त ये सवाल उठाया था कि अगर ये किया भी गया था तो जाहिर बात है ये अकेला सिर्फ इमरान खान साहब तो नहीं कर सकते थे ना, उस वक्त की अस्करी क़यादत भी जो है उसने ग्रीन सिग्नल दिया होगा ये सब कुछ करने के लिए। तो यही पॉइंट जो है वो उमर अयूब साहब भी रेज कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 कहते हैं in response to DG ISPR's other allegations against PTI, it appears that he was handed the same old script he has been reading out the last few months that has been rejected time and again, and he has read it out again. The same thing happened to President Yeltsin of the Russian Federation, which his assistant handed him a speech to read but mistakenly added a copy of the same speech. President Yeltsin read out his speech and then continued to reread and repeat his speech when he realized that he was rereading the speech. तो उनका कहना है कि जी इस तरह लगता है कि डीजी आईएसपीआर को जो है कोई पुराना स्क्रिप्ट पकड़ा दिया गया था। वो पहले भी जो है वो इस तरह के स्क्रिप्ट्स जो है वो पढ़ते रहे हैं और अब दोबारा वो पढ़ रहे थे, बिल्कुल उसी तरह जिसमें बोरिस येल्सन जो एक ज़माने में रूस के सदर हुआ करते थे, तो उनको एक दफ़ा उनके असिस्टेंट ने जो है वो एक तकरीर दे दी और वो तकरीर जो है वो आगे एक दफ़ा नहीं वही तकरीर आगे दोबारा भी लिखी। तो बोरिस येल्सन ने जो है वो उसे पढ़ा ही नहीं कि ये वो तकरीर दोबारा वही शुरू हो गई है, वो उसी तकरीर को दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने। तो उस हवाले से जो है उन्होंने उमर अयूब साहब ने डीजी आईएसपीआर पे ये तनकीद की है। शेर अफजल मरवत साहब कल रात को शाहजेब खानजादा के शो में आए हुए थे, उनका रिएक्शन जरा थोड़ा डिफरेंट था। उन्होंने कहा डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस 26 नवंबर के बाद बाहर से आने वाली मुहिम का रद्देअमल है। बहुत सी बातें नहीं की जानी चाहिए थी, गलत बयानी से भी काम लिया गया। 26 नवंबर को तो हमें मारा गया है, उस पर भी हमें सियासी दहशतगर्द करार दे रहे हैं। जब मारेंगे आप निहत्ते अवाम को तो अवाम तो चीखेगी, चीखने का हक तो नहीं छीन सकते आप। अलबत्ता गुज़िश्ता 2 हफ्तों में बैरून मुल्क से बहुत से अवामिल सोशल मीडिया पर आए जिनसे हमने लाताल्लुकी भी किया है। हमारी कोशिश होती है कि इदारों को सियासत की नजर से ना देखा जाए, लेकिन जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है डीजी आईएसपीआर साहब हमारे दर्जात बुलंद करते रहते हैं। मेरे ख्याल में इसका नुकसान ज्यादा होता है, उनको सुनकर ज्यादा लोग मुतासिर नहीं होते। अलबत्ता बहुत से नौजवान
नौजवान इस पर रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं। बहरहाल मैं नहीं समझता आज की न्यूज कॉन्फ्रेंस से मुज़ाकरात पर कोई असर पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर जो पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या क़यादत हैं वो एक हद तक सच बोल सकते हैं और एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन जो लोग बाहर हैं उनमें से बाज़ लोग जिम्मेदाराना जवाब दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पीटीआई की सफ़ों में घुसकर, जैसे आदिल राजा है, हैदर मेहदी है या और भी हैं, उनकी टीम है, वो पीटीआई के हमदर्दी का नाजायज फायदा उठाते हुए गालम गलोच शुरू कर देते हैं और फौज की तरफ उसका रुख कर देते हैं। हम भी बार बार कह चुके हैं और खुद खान भी उनसे ला ताल्लुकी का इजहार कर चुका है, लेकिन इन लोगों के बयानात की कीमत पाकिस्तान में मौजूद पीटीआई के लोगों को चुकानी पड़ती है। इस वक्त नून लीग भी मुज़ाकरात कर रही है और एस्टैब्लिशमेंट भी कर रही है। एस्टैब्लिशमेंट बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं बल्कि सहूलतकारी कर रही है और उनकी भी ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं। मामला बहुत मुस्बत सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। तालिबान को वापस लाना सियासी हुकूमत कर रही बाजवा और फैज का कारनामा था। तालिबान की वापसी गलत फैसला था, तो बाजवा और फैज की इंक्वायरी करें। सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी का जायजा लेना फौज का काम नहीं है। ऐसे बयान देकर फौज के इमेज को खराब किया जा रहा है। सिविल नाफरमानी के हवाले से अभी तक पार्टी का कोई एलामिया सामने नहीं आया। तो ये जनाब ये ओवरऑल रिएक्शन था जो बेसिकली दिया गया। फवाद चौधरी साहब ने भी इसके ऊपर रिएक्शंस दिए हैं, बल्कि उन्होंने 2 रिएक्शंस दिए हैं बड़े इंटरेस्टिंग। एक उन्होंने 3:45 में जब डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो उसके बाद उन्होंने एक रिएक्शन दिया। उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस दुरुस्त सिमत में कदम है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुज़ाकरात की कामयाबी और करीब आ सकती है। हुकूमत के साथ पेशावराना ताल्लुक जरूर होना चाहिए। सियासी ताल्लुक से तलखियां पैदा होती हैं। फौज पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों का मुश्तरका असासा होना चाहिए। ये पहला नीजक रिएक्शन था जो फवाद चौधरी साहब का आया। उसके बाद रात को 8 बजे एक और रिएक्शन आया। उसमें कहते हैं एक्सट्रीमली कंफ्यूज्ड प्रेशर बाय डीजी आईएसपीआर ऑन वन हैंड encouraging negotiations, on the other political statements against PTI. How does this help? On Afghanistan, what is the present policy? Elaborate so we can compare with past policies. One sentence here, other there doesn't help really help. तो मतलब पहले वो ये कह रहे थे 3:45 बजे उन्होंने फरमाया कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये दुरुस्त सिमत में कदम उठाया गया है, लेकिन 8 बजे उन्होंने कहा कि नहीं ये तो बड़ी कंफ्यूज किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो चौधरी साहब मुझे लग रहा है कि खुद भी थोड़े से कंफ्यूज थे कि 3:45 बजे कुछ कहा और 8 बजे उसके बाद उन्होंने दोबारा कुछ कहा है। अच्छा, थोड़ी सी जहां पे नेगोशिएशंस की बातें हो रही हैं वहीं पे आप जानते हैं कि आजकल एक हमारे यहाँ पे ठंडी हवाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो अमेरिका से चल रही हैं। तो कबूतर जो है वो एक खबर लेकर आया है अमेरिका से, बड़ी गहरी खबर जो है वो लेकर आया, और वो गहरी खबर ये है कि 2-3 बड़े ओहदे होते हैं ना किसी भी जमात में। मिसाल के तौर पे एक चेयरमैन होता है, एक सेक्रेटरी जनरल होता है, एक सेक्रेटरी इतलात होता है, वैसे तो खजांची भी होता है लेकिन यहाँ पे खजांची को ज्यादा घास नहीं डाली। तो ये 3 बड़े ओहदे होते हैं। तो हमारी इतलात के मुताबिक इनमें से एक ओहदेदार ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े एक ओहदेदार ने एक फोन किया अमरीका। जी, ये हम आपको अंदर ही खबर दे रहे हैं। अमरीका एक फोन करके उस शख्स से फोन के ऊपर बात हुई जो एक पाकिस्तानी है, बैरून मुल्क की पाकिस्तानी है, जो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप की एक फैमिली मेंबर्स के, डोनाल्ड ट्रंप के एक फैमिली में की नहीं के फैमिली मेंबर्स के बड़े करीबी समझे जाते हैं। तो उनको फोन करके जो है पहले तो बड़ी मुश्किल से उनके साथ जो है वो लाइन मिलाई गई। लाइन मिलाने से मुराद कि वो किसी को कहा गया कि उनसे कहें कि हमारी बात, यानी ये जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी है, तो उनसे जो है वो फिर लाइन हुई। उन्होंने कहा जी ठीक है मैं बात कर लेता हूँ। उन्होंने कहा जी वो बात करना चाह रहे हैं पाकिस्तान से आपसे, आप जरा बात। तो उन्होंने कहा जी करा दें। फिर पाकिस्तान से यहाँ से फोन गया तो उन्होंने कहा जी हुक्म करें बताइए। खैर उन्होंने कहा जी वो आपसे रिक्वेस्ट थी, क्या बताइए। उन्होंने कहा जी क्या अगर ये हो सके किसी तरह कि 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप ने जब अपने ओहदे का हलफ लेना है तो उससे पहले अगर एक ट्वीट हो जाए खान साहब तो कितना चंगा काम। तो उन्होंने कहा जी क्या मतलब किससे ट्वीट, डोनाल्ड ट्रंप से ट्वीट करवा दें। हाँ, उन्होंने कहा जी वो अगर आप करो ना जरा गलत करो, उनको जरा डोनाल्ड ट्रंप को ट्वीट तो कराओ। तो उन्होंने कहा कि देखें ये मुमकिन नहीं है, मैं इन मामला में नहीं पढ़ सकता, ये बड़ी अजीब सी बात है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप को कहूँ कि जी इमरान खान के लिए ट्वीट करें। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर मतलब ये डोनाल्ड ट्रंप नहीं हो सकता तो कोई खानदानी चो कोई, लेकिन हो ट्रंप के खानदान, मतलब ये बहुत जरूरी है कि ट्रंप के खानदान में से कोई भी कर दे, मतलब वो बेटी कर दे, वो क्या नाम है, वो दामाद कर दे, बेटा कर दे, कोई भी कर दे, बस कर दे, बस उसके नाम के एंड पे ट्रंप आता, मतलब ट्रंप जो है वो आता हो तो ऐसी ओहदे नाल ही काम चला लो, ट्वीट तक करा देता रहे खान साहब के हक में जरा। तो उन्होंने ना बड़े प्यार से मोहब्बत से उन्होंने कहा फर्द जज्बात में बहुत आगे जा रहे हैं, ये मैं नहीं कर सकता। तो कहने का मकसद ये था, ये जो बेसिकली कबूतर की जो खबर लेकर आया है कि इस चीज के ऊपर आजकल काम, मकसद ये था आपको बताने का कि पीटीआई की जानिब से इस चीज के ऊपर काम हो रहा है। मैंने इससे पहले भी आपको एक खबर दी थी कि एक काम तो ये हो रहा है कि इन लोगों से किसी तरह ये ट्रंप इंतजामिया से जो है वो खान साहब के लिए एक इन्विटेशन जो है वो निकलवाया जाए कि जी इमरान खान साहब को भी जो है वो तकरीब हल्फ बर्दारी में बुलाया गया। तो अभी तक उसके ऊपर तो डेवलपमेंट नहीं हो सकता, हो जाए जाहिर बात, अभी तो चंद हफ्ते पड़े, लेकिन साथ ही साथ ये काम भी चल। तो उनको उन साहब को जो है वो ये भी कहा गया कि आप अगर कहते हैं तो हम आपको किसी और ओहदेदार से भी कोई आप मतलब मिसाल के तौर पे सीएम साहब हो गए गंडापुर साहब, उनसे करवा देते हैं कॉल आपको, तो आप जरा इस पे गौर फिक्र करें। तो उन्होंने फिर भी माजरे का नहीं, ये नहीं हो सकता, आप मैं नहीं कर सकता, आप किसी और से कराएं। तो मैं वैसे ही मेरे ज़हन में जब मुझे कबूतर ने खबर दी कि भाई इस तरह एक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी से सारा कुछ कहा जा रहा है, तो मैं कहा वो रिचर्ड ग्रेनल किस दिन कम आएगा, उसको जो अपना एक सियासी अब्बा बनाया हुआ है आजकल, वो देखो करवाओ। उनका जा के डोनाल्ड ट्रंप को कहे एड्डा तू ओदा करीबी है तो जा उन्हें जाके क्या ट्वीट करे। यहाँ पे हम जो है वो लोग बोर होना शुरू हो गए हैं, वो कह रहे हैं अब इसके अंदर फिल्म के अंदर को ट्विस्ट भी लेकर आए हैं कि असी ग्रेनेल दे सहारे ही चलना है, ग्रेनेल तो अगे भी तक चलो वधो ना उन्हें अगे भी तो चलो। तो ये बेसिकली हो रहा है। तो मैं एक वैसी खुरम कुरैशी साहब हैं ट्विटर के ऊपर एक सारिफ हैं, अक्सर पॉलिटिक्स के ऊपर कमेंट्री भी करते हैं, उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे एक ट्वीट जो है वो
मुझे नजर आई, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं. उन्होंने कहा डेयर रिचर्ड ग्रेनेल, ट्वीट उसको टैग किया. आजकल रिचर्ड ग्रेनेल को टैग जो है, मैं सारी जिंदगी उसको किसी ने इतना टैग नहीं किया होगा जितना आजकल हर बार उसे टैग किया जाता है. तो उन्होंने कहा डेयर रिचर्ड ग्रेनेल सर, द फूड पांडा डिलीवरी गाय हैज बीन एट रेड एप्पल फॉर द लास्ट 30 minutes एंड हैज स्टिल नॉट पिक्ड अप माय 2 chicken rolls. आई एम वेरी हंग्री, प्लीज टेक नोट, थैंक्स एंड रिलीज हिम. मगर पाजी रेड एप्पल थे ना, मैं ऑर्डर देता है तो वो जो फूड पांडा वाला बंदा है ना, वो मेरा ऑर्डर लेने के लिए वहां पे खड़ा हुआ है आधे घंटे से, और वो ऑर्डर मेरा जो है वो लेके नहीं आ रहा. आप बराए मेहरबानी इसको कुछ करें, और इमरान खान को भी. तो पाकिस्तानियों ने ना, जहां पे पीटीआई के फॉलोअर्स जो हैं वो हर बात के ऊपर टैग कर देते हैं इमरान खान, ये इसको रिचर्ड ग्रेनेल को, तो इसका मजाक बनना शुरू हो गया कि अब यहाँ पे जो है ना, मेरे ख्याल में लोगों के घर पे लाइट भी जाएगी ना, उन्होंने कहना तेरी ऐसी रिचर्ड ग्रेनेल वे ग्लेस्को वाले ने फड़ ला, कराची के इलेक्ट्रिक वालों ने फड़ ला, सारी लाइट नहीं आ रही, किसी का गटर बंद हो जाएगा, वो टैग करना शुरू कर देगा. क्योंकि वो मैं देख रहा था पीटीआई के बहुत से लोग शहबाज गिल डक डक करके एक खड़ 2 मिनट के बाद उन्होंने टैग करता है वेख ला मतलब वो लिटरली बेचारा कस्टमर सर्विसेज बन गया. वो जिस तरह वो आप फोन करते हैं कस्टमर से, बैंक वालों को फोन करते हैं, मेरे क्रेडिट कार्ड का मसला है, जरा इसको हल तो करें, वो बेचारा वो बन गया, उसके ये सूरत हाल. अच्छा जी, इसके अलावा जनाब जो आपके थोड़े से क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, जरा उसे भी ले लें. तो एक बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन मैं सबसे पहले शामिल करना चाहूंगा. फारूक मलिक साहब हैं, उन्होंने लाहौर से ये सवाल, और वो सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग. उन्होंने कहा, मंसूर भाई मैं गुज़िश्ता कई सालों से आपके इस प्रोग्राम का रेगुलर व्यूअर हूं और शायद ही कोई भी आपका शो मिस किया हो. आपका शुक्रिया फारूक भाई, मेरे लिए ऑनर की बात. भाई आज आपके इस प्रोग्राम में एक बात पर मेरा एतराज है, जो आपने ये बात की है कि 26 तारीख को अवाम ने नहीं एस्टैब्लिशमेंट ने एहतजाज को नाकाम करवाया और तमाम बड़े शहर हुकूमत ने बंद कर दिए थे. तो भाई इस तजिए पर मैं आपको आप ही के ही 26 नवंबर के उस प्रोग्राम का याद करवा देता हूं जो आप बत्ती चौक पुल पर कर रहे थे, जिसमें आपने उस्मा बुखारी का, ये आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, वो जो इंटरेक्शन हमारा हुआ था, उस्मा बुखारी का एक छोटा सा इंटरव्यू भी किया था, और इसी में आपने कहा था कि मैं पूरा शहर क्रॉस करके यहाँ पहुंचा हूं, कोई रास्ता ब्लॉक नहीं. तो फिर आज आप कह रहे हैं कि 26 नवंबर को तमाम बड़े शहर बंद थे. प्लीज इस पर वजाहत जरूर करें, क्योंकि ये आपके रेगुलर व्यूअर की नजर में आपकी क्रेडिबिलिटी का सवाल है. आपके जवाब का मुंतजिर रहूंगा और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जरूर वजाहत करें. फारूक भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये चीज पिन पॉइंट की, एंड आई एम ग्लैड कि इसका मतलब है कि आप बड़ी बारीक बीनी से मेरी कही हुई बातों को जो है वो नोट करते हैं. ये मेरे लिए ऑनर की बात है, मैं आपको बिल्कुल जवाब. फारूक भाई पहली बात तो ये कि एक छोटी सी गलती, हम लोगों ने प्रोग्राम 26 नवंबर को नहीं 24 नवंबर, हमने 24 नवंबर को प्रोग्राम किया था, 26 को नहीं किया था. 24 नवंबर की जो कॉल थी ना, उस दिन हमने और हमने मीनार पाकिस्तान के सामने किया था. एक चीज. दूसरी बात ये जो मैंने पिछले व्लॉग में बात की थी ना कि शहर बंद किए हुए थे, शहर बंद, और जो मैंने उस दिन कहा था कि जी रास्ते जो है लाहौर शहर के तो खुले में, तो लोग क्यों नहीं आ रहे, शहर बंद किए हुए थे एंट्री और एग्जिट के रास्ते, कि लोग मोटरवे पे नहीं चढ़ सकते थे. आपको याद होगा इन्होंने मेंटेनेंस के नाम के ऊपर, रिपेयर वर्क के नाम के ऊपर पूरी मोटरवे बंद कर दी थी. ठीक है, जीटी रोड भी जो है उससे ब्लॉक कर दिया गया था. तो जो इंटरसिटी जो रूट्स थे ना उनको बंद कर दी. ठीक है, अलबत्ता शहर के अंदर मूवमेंट फिर भी काफी हद तक ओपन थी, रुकावटें खड़ी नहीं थी, लेकिन वो ऐसी नहीं थी कि लोग, मिसाल के तौर पे अगर एक सड़क है उसके साइड के ऊपर कंटेनर खड़ा हुआ था, या साइड पे जो है वो बस जो है वो खड़ी की हुई थी, वो बवक्त जरूरत सीधी की जा सकती थी रास्ता बनने के लिए. तो इस तरह की रुकावटें जो है, लेकिन बड़े बड़े शहरों के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स बंद कर दिए. तो आप तो बेसिकली राह में रुकावटें तो खड़ी करते रहे, और उसी वक्त जो है वो 24, 25, 26 को पूरे इस्लामाबाद को भी कंटेनर सिटी बना दिया गया, हर जगह रास्ते बंद किए. तो इतने रास्ते बंद करने के बाद उसके बाद ये कहा जाए कि जनाब अवाम निकली नहीं, अवाम ने इसको नाकाम बना दिया, ऐसे असेस किया नहीं जा सकता. असेसमेंट तो तब होती है ना कि रास्ते खुले और उसके बाद आवाम निकली या नहीं निकली, असेसमेंट तो तब होती है. फिर उसके बाद एक डर भी मौजूद था पंजाब के अंदर, तो आप जानते हैं कि बड़ा ब्रूटली पीटीआई के लोगों को जो है डील किया गया, लोगों के घरों में घुस के, मतलब इवन फैमिलीज के साथ, माओ बहनों के साथ बदतमीजियां हुई. देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट. सो आई थिंक इतना ब्लैंकेट स्टेटमेंट जो है वो देना जरा मुश्किल काम है कि जनाब पीटीआई का एहतजाज जो है ये फेल हो गया था. आपने लोगों को निकलने भी तो नहीं दिया ना, डर का फैक्टर तो बीच में से निकालें, फिर असेसमेंट हो सकती कि क्या वो फेल था या नहीं. एक दूसरा, मैं एक हमारे बड़े रेगुलर व्यूअर हैं, मैं उनका नाम जानबूझ के नहीं मैं लेना चाह रहा, आई वांट टू कीप इट प्राइवेट, लेकिन मेरी आज उनसे बात हुई और उन्होंने मुझे इन्फॉर्म की है एक चीज जो मैं आप अपने दीगर व्यूअर्स से शेयर करना चाहूंगा. उन्होंने कहा कि उनकी जो वालदा हैं वो भी मेरी बहुत रेगुलर व्यूअर हैं, बल्कि वो इतनी रेगुलर व्यूअर हैं, वो मुझे बता रहे थे कि अगर कभी फैमिली मेंबर्स आपस में इकट्ठे हों और कोई सियासी बहस शुरू हो जाए तो उनकी जो वालदा हैं वो मुझे कोट कर करके जो है वो बहस करती हैं कि मैंने मंसूर अली खान की बात सुनी है, मैंने मंसूर अली खान की बात सुनी है. वो मेरी बड़ी रेगुलर. रिसेंटली ये उनको पता लगा कि उनको कैंसर डिटेक्ट, और मैं चाहूंगा, मैं खास तौर पर बात चाहूंगा कि मेरे जितने व्यूअर्स हैं वो उनकी सेहत के लिए दुआ करें. वो हमारी वालदा की उम्र की हैं और इतनी बुजुर्ग खातून इस जज्बे के साथ मेरा व्लॉग देखती हैं, मेरा यूट्यूब चैनल देखती हैं, और मुझे खास तौर पे उनके जो बेटे हैं उन्होंने मुझे ये बात जो है वो इन्फॉर्म. तो मैं ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकता, मैं कभी उनसे नहीं मिला, मैं आज तक कभी उनकी वालदा से नहीं मिला हूँ, लेकिन ये मुझे 2-3 दफ़ा उन्होंने फ़ोन पर जिक्र किया कि मेरी वालदा आपकी बहुत रेगुलर. तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ उनकी सेहत के लिए दुआ कीजिए, और उनका यहाँ पे लाहौर के अंदर ही जो है वो इलाज शुरू हो चुका है, बट वी विश हर द बेस्ट ऑफ हेल्थ, और हम चाहेंगे कि वो इस मूजी मर्ज से रिकवर कर सके. तो
میں نے سوچا یہ میرے ذہن میں ایک چیز تھی, میں چاہ رہا تھا کہ یہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی جائے. عطاءاللہ محمد صاحب ہیں, ان کا پشاور سے سوال ہے. منصور بھائی, میرا میاں نواز شریف صاحب اینکرز کو انٹرویو کیوں نہیں دیتے اور آج کل بہت چپ سی سادھ لی ہوئی ہے, حالانکہ حکومت بھی ان کی ہے اور بیٹی بھی سی ایم ہے, کیا اسٹیبلشمنٹ میاں صاحب کی توقعات پہ پوری نہیں اتری اور خواجہ سعد رفیق بالکل سائڈ پہ کیوں ہوئے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے عطاءاللہ بھائی آپ کا. ایک تو آج کل اگر آپ بات کریں, خاص طور پہ آج کل یہ آج کی ڈیٹوں کی اگر آپ بات کریں تو شریف خاندان آلریڈی ایک شادی میں یہ, بلکہ شادی کی چند پکچرز بھی ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں. تو ان کے بیسکلی جو مریم نواز صاحبہ کے بھتیجے ان کی جو ہے وہ شادی کی رسومات جو ہیں وہ آج کل جاتی عمرہ میں چل رہی ہیں, تو ظاہری بات ہے خاندان پورا ویسے بھی وہاں پہ بزی ہے. لیکن آپ کا چونکہ ایک جو ہے وہ براڈ بیسڈ آپ کا سوال ہے کہ میاں صاحب انٹرویوز کیوں نہیں دیتے, میاں صاحب کبھی بھی انٹرویو دینے کے حوالے سے کمفرٹیبل نہیں ہے. ایک بڑا مشہور کلپ ہے, طلعت حسین صاحب جو ہے وہ ایک دفعہ میاں صاحب کا انٹرویو کر رہے تھے, تو وہ اس وقت جب وہ انٹرویو کر رہے تھے تو اسحاق ڈار صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے, تو ادھر سوال میاں صاحب سے وہ طلعت صاحب کرتے تھے, جواب وہاں سے جو ہے نا وہ ڈکٹیٹ کروا رہے ہوتے تھے اسحاق ڈار صاحب. تو طلعت صاحب اتنا چڑ گئے کہ انہوں نے کہہ دیا اسحاق ڈار صاحب کو کہ ڈار صاحب میاں صاحب بالکل ٹھیک جواب دے رہے ہیں, آپ ان کو دینے دیں پلیز, اسٹاپ انٹرفیئرنگ. یہ ہوا تھا, یہ ہوا ہے. تو میاں صاحب یا میاں صاحب کی فیملی, میں ایون تو میں مریم نواز کو پھر بھی کچھ کریڈٹ دیتا ہوں, ایون تو میرے انٹرویو کے اندر ہی وہ سب کچھ ہوا تھا جب وہ انہوں نے کہا تھی کیمرہ بند کر دیں, اور وہ کلپ سب نے دیکھا ہوا ہے. لیکن باقیوں کو اگر آپ کمپیئر کریں نا, نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب یا دیگر وہ جو بیٹے ہیں, وہ بیٹوں نے بھی آپ کو یاد ہوگا وہ پینما کے دور کے اندر جو ہے پینما کا جو کیس چل رہا تھا, الحمدللہ یہ ساری جائیدادیں ہماری ہیں, وہ بھی پٹھائی بٹھا دیا تھا, بیڑا ہی غرق کر دیا تھا پورے کیس کا. تو شریف فیملی ہیز نیور بین اے ویری کیمرہ فرینڈلی